नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कानून और न्याय से संबंधित संसद की एक स्थायी समिति को बताया है कि पिछले 5 साल में भारत के सभी हाई कोर्ट में जितने जजों की नियुक्ति हुई है उसमें से 79% जज उच्च जाति या सामान्य वर्ग के थे। कानून मंत्रालय के मुताबिक साल 2018 से दिसंबर 2022 तक भारत के तमाम हाई कोर्ट में 537 जजों की नियुक्ति की गई। इसमें से 79% जज सामान्य वर्ग के थे, जबकि 11% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से थे, 2.6% अल्पसंख्यक समुदाय से, 2.8% अनुसूचित जाति समुदाय से और अनुसूचित जनजाति समुदाय से सिर्फ 1.3% जज बने। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 20 जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। द इंडियन एक्सप्रेस ने कानून मंत्रालय के हवाले से इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। कानून मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बेंच में विविधता को तय करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और इस मामले को 16 जनवरी तक के लिए टाल दिया। जोशीमठ के धंसने को लेकर धार्मिक नेता स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और एनडीएमए को जोशीमठ के निवासियों को मदद देने का निर्देश देने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लाना जरूरी नहीं है। ऐसी कई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। जमीन के लगातार धंसने के कारण संकट के मुहाने पर खड़े उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 2 होटलों को गिराने का काम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। इन होटलों को बुलडोजर की मदद से गिराया जाएगा। इन होटलों के नाम मलारी इन और होटल माउंट व्यू हैं। खतरे की जद में आए कुछ और घरों को भी आज गिराया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के तमाम अफसरों के साथ ही राज्य सरकार के संबंधित महकमों की टीम भी यहाँ मौजूद है। बता दें, जोशीमठ में अब तक 600 से ज्यादा घरों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और राज्य सरकार ने 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया है। बता दें, जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हैं उसे लेकर उत्तराखंड के दूसरे जिलों के पर्वतीय शहरों में भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से ही पहाड़ों में बेतरतीब और अनियोजित विकास हुआ और बीते कुछ सालों में लगातार आपदाएं आती रही हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना 21वीं सदी के कौरवों से की। राहुल ने हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि ये वो राज्य है जहां कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। उन्होंने कहा कि कौरव कौन थे। 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनकी साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति खड़े हैं। राहुल ने आगे बोलते हुए कांग्रेस के नेताओं की तुलना पांडवों से की और कहा, क्या पांडवों ने किसी गरीब आदमी के खिलाफ अपराध किया? क्या पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की थी क्या, गलत जीएसटी लागू की थी क्या उन्होंने कभी ऐसा किया होगा? कभी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि कानून इस जमीन के तपस्वियों से चोरी करने का तरीका है। राहुल गांधी ने कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पहनने को लेकर कहा कि इनको समझ नहीं आया है कि मैं टी शर्ट क्यों पहन रहा हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का किस्सा सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा की शुरुआत में तो केरल में जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन जब तक मध्य प्रदेश पहुंचे तो ठंड होने लगी थी। इस दौरान सुबह सुबह 2 बच्चियां फोटो खिंचाने आईं। उनकी बहुत पतली सी फटी हुई सी शर्ट थी और जब उनको फोटो खिंचाने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो वो कांप रही थी। राहुल ने कहा कि मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि जब तक मैं ठंड में कांपने ना लगूं तब तक स्वेटर नहीं पहनूंगा। राहुल ने कहा कि जब जबरदस्त कठिनाई होगी तब स्वेटर पहनने पर विचार करूंगा, उससे पहले नहीं। राहुल ने इस बयान को ट्वीट करते हुए लिखा है, इस टी शर्ट से बस इतना इजहार कर रहा हूं, थोड़ा दर्द आपसे उधार ले रहा हूं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और राज्य की डीएमके सरकार के बीच लड़ाई तेज हो गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें गेट आउट रवि लिखा गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि ट्विटर पर यह हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि सोमवार को तमिलनाडु की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था और राज्यपाल ने विधानसभा से वॉक आउट कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें स्पीकर से कहा गया था कि वो राज्यपाल के अभिभाषण के उसी हिस्से को रिकॉर्ड पर लें जिसे राज्य सरकार ने तैयार किया है और उस हिस्से को रिकॉर्ड से निकाल दें या छोड़ दें जिसे राज्यपाल ने अपने आप जोड़ा है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद राज्यपाल आर.एन. रवि नाराज हो गए और विधानसभा से बाहर चले गए। बता दें, राज्यपाल को सदन में सरकार का तैयार किया गया ही भाषण पढ़ना होता है।
मॉस्को से गोवा आ रही अजूर एयर की इंटरनेशनल फ्लाइट की सोमवार रात को गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, क्योंकि गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ईमेल मिला था जिसमें कहा गया था कि इस फ्लाइट में बम है। जामनगर में लैंडिंग के बाद फ्लाइट में मौजूद सभी 244 लोगों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया। इसमें 236 यात्री और क्रू के 8 मेंबर थे। विमान को बाकी विमानों से दूर खड़ा किया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे विमान की जांच की। CISF के अफसर, इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल की टीम भी एयरपोर्ट पर पहुंची। इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी विमान की जांच की। जांच के बाद विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और इसे आगे उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई। स्थानीय अफसरों ने कहा कि जांच के बाद ये पता चला है इस बारे में मिला ईमेल पूरी तरह झूठा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बाद अब तालिबान महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों को कम कर सकता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार काबुल के दौरे पर गए नॉर्वे के रिफ्यूजी काउंसिल के प्रमुख जेन एगलैंड ने कहा है कि अगर तालिबान महिलाओं के काम करने और लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदियों को नहीं हटाता तो अफगानिस्तान को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद होने लगेगी। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में काम कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी का कहना है कि तालिबान के कम से कम 3 मंत्रियों ने जानकारी दी है कि महिलाओं पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच आज पहला एक दिवसीय मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरेगा। अभी पिछले T20 मैच में शतक जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके अलावा ईशान किशन को भी नहीं खिलाया गया है। बता दें, भारतीय टीम पिछले कुछ दिनों से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग खिलाड़ियों को तरजीह दे रही है। वो सारे फॉर्मेट में सभी खिलाड़ियों को नहीं खिला रही है। इसको टीम का एक रणनीतिक फैसला मान सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।